इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Today I am going to discuss about the heme degradation and the related symptom, that is the jaundice. So first of all, what happens, how the heme is degraded, and what happens if the degradation occurs excessively. So start. About 85% of the heme that is destined for the degradation comes from the senescent RBCs. Senescent means old RBCs. अब ये टर्म को कंफ्यूज नहीं करना. After the 120 days, because the half life of the RBCs is the 120 days, and after 120 days the RBCs are degraded by the macrophage system that is present in the liver and spleen. So after 120 days there is a system present in the body known as the mononuclear phagocyte system. Especially it is present in the spleen and the liver, and the macrophages are primarily responsible for the degradation of the heme. So this is the basic overview. From here I build up a mention on which I tell and I tells about the how the heme is degraded and what happens if there is a abnormal degradation. So macrophages, जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ कि macrophages are the primarily cells which are responsible for the degradation of the heme, and these macrophages are the part of the mononuclear phagocyte system that is present in the liver and spleen. So macrophages के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो RBC senescent RBCs आ जाते हैं वो डिग्रेड होते हैं. तो डिग्रेड होंगे तो वो दो चीज़ें बनाते हैं. एक होती है RBCs में आपको पता है हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन में एक पोर्शन क्या आ गया हीम का, दूसरा पोर्शन क्या आ गया ग्लोबिन का. ग्लोबिन्स आर द प्रोटीन चेन्स दैट आर break down by the body, and the released amino acid are then reused by the body. So जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन चेन्स हैं, वो टूटती हैं, उनसे अमाइनो एसिड निकलते हैं, वो अमाइनो एसिड बॉडी जो है वो दोबारा रीयूज्ड कर लेती है, इधर इन द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन और फॉर द एनी अदर पर्पस. फॉर एग्जांपल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पोरफायरिन्स, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन्स, एनी अदर थिंग. सो जो हमारे पास देखिए बॉडी में अल्लाह सुब्हानहू तआला, see how Allah subhanahu wa ta'ala created so efficient human body mechanism that neither is lost in our body, neither thing is lost in our body. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये हिकमत है कि कोई भी चीज़ बॉडी में ज़ाया नहीं हो रही, कोई ना कहीं बन रही है. अब ग्लोबिन थी वो टूट गई थी, वो अब बेकार थी, लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सर्टेन एंजाइम्स क्रिएट किए जो उस ग्लोबिन चेन को भी खा जाते हैं और उसके अंदर से फिर सिंगल जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं वो अवेलेबल कर देते हैं. वो अमाइनो एसिड दोबारा किसी और सिंथेटिक पर्पस के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो जाते हैं. सो ये तो होगी ग्लोबिन की कहानी. अब रह गई हीम. हीम को अपटेक कर लिया किसने? मैक्रोफेज ने. और वो भी कहाँ पे? पर्टिकुलरली इन द लिवर एंड स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द हीम. एंड अब हीम के अंदर मैक्रोफेज में क्या था? हमारे पास एक एंजाइम था, दैट इज़ द हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम. हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड NADPH, दैट इज़ द निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. निकोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हमारे पास, जिसकी एब्रीवेशन मैं आपको बता रहा हूँ NADPH की, दैट इज़ द निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. इसकी प्रेजेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ द निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है?
ये हमारे पास क्या करती हैं, ये जो साइक्लिक रिंग होता है ना, आपको पता है कि पीछे पढ़ाया है मैंने कि 4 पायरोल रिंग्स हैं, उनको 3 सक्सेसिव रिडक्शंस करती हैं। ये अपने हाइड्रोजन, निकोटिनामाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड अपने हाइड्रोजन दे के NADP की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होती है और क्या होता है कि वो जो 3 सक्सेसिव रिडक्शंस होती हैं, ताकि वो जो रिंग है, अब देखें अब लीनियर फॉर्म में, वो बिलीवर्डिन की फॉर्म में वो खुल गया। आयरन हमारे पास रिलीज़ हो जाता है। आयरन का जो हमारे पास रिलीज़ होता है वो दोबारा सिंथेटिक पर्पसेस के लिए, जिस तरीके ग्लोबिन चेन में से अमाइनो एसिड निकले थे, सिमिलर टू डैट ये हमारे पास आयरन भी रीयूज़ हो जाता है। रह गई कार्बन मोनोऑक्साइड की बात, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, बट इधर मैक्रोफेजिस के अंदर ये होती है, प्रोड्यूस होती है। और लिपनकॉट के अंदर उसने इसकी जो फंक्शन लिखा है वो लिखा है कि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैव द एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन एंड आल्सो इन्वॉल्व इन द सिग्नलिंग पाथवे। सो किस तरीके इन्वॉल्व होती है इसमें आपने नहीं जाना, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि हीम है, हीम ने मैक्रोफेजिस ने उसको अपटेक किया। आफ्टर 120 डेज़ जब RBCs ओल्ड हुए, उनकी डिग्रेडेशन होनी थी, मैक्रोफेजिस ने उनको जज किया कि यार ये RBC ठीक नहीं है। उसने क्या किया कि RBCs को डिग्रेड करना शुरू किया। डिग्रेड हुआ, उसमें से हीम आ गई, हीमोग्लोबिन रिलीज़ हुई। हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन हमारे पास साइड पे निकल गई और वो आपको पाथवे बता दिया कि ग्लोबिन के साथ क्या होगा। ग्लोबिन हमारे पास डिग्रेड होगी और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो दोबारा रीयूज़ हो जाएंगे। और यहाँ से हीम जो है वो मैक्रोफेजिस ने अपटेक कर ली। अब मैक्रोफेजिस ने अपटेक कर ली तो हीम के साथ हुआ क्या कि हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम ने काम किया और इन द प्रेजेंस ऑफ द NADPH एंड ऑक्सीजन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन का कलर देखें क्या है, बिलीवर्डिन का हमारे पास जो कलर आपको नज़र आ रहा है वो है हमारे पास ग्रीन कलर। तो बिलीवर्डिन जो हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर है, अब ये क्या होता है कि ये बिलीवर्डिन रिडक्टेज एक और एंजाइम है जो कि मैक्रोफेजिस में ही प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि बिलीवर्डिन को चेंज कर देता है हमारे पास अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द NADPH। किस में चेंज कर देता है हमारे पास, बिलीरुबिन में। और बिलीरुबिन जो कंपाउंड है वो रेड टू ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हो रहा होता था इस तरीके, हमारे पास हीम की जब डिग्रेडेशन होती है तो क्या बनता है हमारे पास, बिलीरुबिन बनती है। सिक्वेंशियल रिएक्शंस होते हैं, आपसे कहा जाए कौन से रिएक्शन होते हैं तो आपने ये रिएक्शन जो लिखे हुए हैं ये बता देना है। अब बिलीरुबिन जो है उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिलीरुबिन इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीम। अब बिलीरुबिन जो है वो मैक्रोफेजिस से निकलता है और हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। प्लीज़ रिमेंबर बिलीरुबिन इज़ लेस लाइकली टू बी सॉल्युबल इन द वाटर, लेस सॉल्युबल इन द वाटर। सो इसको क्या चाहिए कि प्लाज्मा में जब या ब्लड में सर्कुलेशन चाहिए तो इसको कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए। एल्ब्यूमिन जो है इसको अपने साथ नॉन कोवलेंटली बॉन्ड कर लेता है, ठीक है। अब बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये मैक्रोफेजिस ने जहाँ पे बिलीरुबिन रिलीज़ की होती है वहाँ से एल्ब्यूमिन ने पकड़ ली, अपटेक कर ली, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई। इसको लेके ये कहाँ पे पहुँच गई, लीवर के पास। अब जब लीवर के पास जाएगी तो लीवर के अंदर हमारे पास क्या मैकेनिज़्म है कि लीवर के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कॉन्जुगेशन की। सो बिलीरुबिन जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका बॉडी में कोई काम नहीं है। तो क्या होता है कि बिलीरुबिन जो है वो लीवर अपटेक करता है, एल्ब्यूमिन दोबारा प्लाज्मा में चली जाती है और बिलीरुबिन आ गई हिपैटोसाइट्स के अंदर। लीवर का जो एक इंडिविजुअल सेल होता है ना उसे हम कहते हैं हिपैटोसाइट, ठीक है। तो हिपैटोसाइट के अंदर या लीवर के अंदर जब अपटेक हुई बिलीरुबिन की तब क्या हुआ, अब बिलीरुबिन को लीवर के पास जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि बिलीरुबिन जो है वो लेस सॉल्युबल है इन द वाटर। और ये याद रखना कि बॉडी के अंदर जब भी कोई चीज़ एक्सक्रीट होनी है या तो वो किडनीज़ के ज़रिए एक्सक्रीट होगी तो या वो फीकल रूट के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है, बाइल के अंदर सिक्रीट होके। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर कोई चीज़ लिपिड सॉल्युबल होगी वो एक्सक्रीट कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है, वो एक्सक्रीट कभी नहीं होगी। आपकी बॉडी क्या करती है, उसको लिपिड सॉल्युबल स्टेट में से निकाल के वाटर सॉल्युबल स्टेट में ले आती है, ठीक है। अब जब वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो बिलीरुबिन जो है वो एक किस्म की आप समझ लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, इट डू नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। सो व्हाट हैपन्स, बॉडी ने अब किसी तरीके से अपनी जान छुड़वानी है तो बॉडी क्या करती है, उसको एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करवा देती है, वो लीवर के पास पहुँच जाते हैं। लीवर जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने लीवर हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेशन। सो व्हाट हैपन्स, बिलीरुबिन अंडर द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम नोन एज बिलीरुबिन यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज। नाम मुझे पता है कि अजीब सारा नाम है लेकिन बड़ा मज़े का है। एक दफ़ा जब आपका कंसेप्ट बनेगा ईजीली आपके लिए नाम लेने ईजी हो जाएंगे आपके लिए। बिलीरुबिन यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज,
ये इंजाइम का नाम है जो लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कॉन्जुगेशन ऑफ द बिलीरुबिन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ये कॉन्जुगेट किया किसके साथ है, ये देखें राइट साइड पे 2 यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड, ये यूडीपी जो है इसकी एब्रीवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 2 यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड। अब 2 यूडीपी अलहदा हो गए, ये यूडीपी भी कैरियर के तौर पे काम कर रहा था, उसने ग्लूकोरोनिक एसिड को आके ला के कहाँ पे लगा दिया, बिलीरुबिन के साथ लगा दिया। सो बिलीरुबिन अंडर द एक्शन ऑफ द एंजाइम बिलीरुबिन यूडीटी, अब ये बिलीरुबिन यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ना, इसका सेकंड नेम है बिलीरुबिन यूजीटी, ये आपको लिपर कार्ट में मिल जाएगा। सो 2 यूरिडीन डाइफॉस्फेट बिलीरुबिन के साथ हुआ क्या कि बिलीरुबिन अंडर द एक्शन ऑफ द एंजाइम नोन एज द बिलीरुबिन यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज इन द हिपेटोसाइट्स गॉट कॉन्जुगेटेड विद द ग्लूकोरोनेट और द ग्लूकोरोनिक एसिड एंड कन्वर्टेड इनटू द बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड। इसी लफ्ज़ों में बात करूं तो ये है कि बिलीरुबिन जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट कर दिया। इस कॉन्जुगेशन का फ़ायदा क्या हुआ, इस कम्बिनेशन का फ़ायदा क्या हुआ, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस कम्बिनेशन। इसका फ़ायदा यह हुआ कि द बिलीरुबिन इज़ मोर सॉल्युबल इन द वाटर, सो द बॉडी गेट्स ईजीली गेट रिड ऑफ दिस बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड कॉम्प्लेक्स जो है ये समवट सॉल्युबल है इन वाटर के अंदर। तो लीवर क्या कहता है, जब सॉल्युबल एक दफ़ा बना लेता है तो बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड को बाइल के अंदर सिक्रीट कर देता है। ठीक है, ये थी अभी तक की कहानी कि बिलीरुबिन हमारे पास किस तरीके बनी। बिलीरुबिन का एक दफ़ा दोबारा देख लें, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सीनेसेंट आरबीसीज़ की टर्म आपके बुक में लिखी है, उसका मतलब है ओल्ड आरबीसीज़। ओल्ड आरबीसीज़ जो होते हैं उनकी जब डिग्रेडेशन होती है, जब वो बर्स्ट होते हैं तो उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा। हीमोग्लोबिन रिलीज़ हुई तो उसमें से ग्लोबिन भी है, हीम भी है। अब ग्लोबिन अलहदा चली गई, हीम को अपटेक कर दिया मैक्रोफेजेस ने इसको अपटेक किया तो इसको ऊपर एक एंजाइम ने एक्ट किया, हीम ऑक्सीजनेज। अंडर द प्रेजेंस ऑफ द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन व्हाट हैपन्स, हीम इज कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन पिगमेंट नोन एज द बिलीवर्डिन एंड बिलीवर्डिन अंडर द presence of the nicotinamide adenine dinucleotide, it is converted with the help of the enzyme known as the biliverdin reductase. It is converted into the bilirubin, and bilirubin is a red orange color compound. So what happens, bilirubin is lipid soluble and less soluble in the water. So अब हमारे पास बॉडी ने उससे जान छुड़वानी थी, उसने इसको मैक्रोफेजेज ने उसको सिक्रीट कर दिया ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर ये ट्रैवल नहीं कर सकती तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएट द एल्बुमिन प्रोटीन विच इज़ अ कैरियर फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सो व्हाट हैपन्स, एल्बुमिन फॉर्म द नॉन कोवलेंट कॉम्प्लेक्स विद द बिलीरुबिन, और जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए तैयार है। अब ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होती है, ये आ जाती है जनाब लीवर के पास। अब लीवर के अंदर हमारे पास जब ये अपटेक होती है और अंडर द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम नोन एज अ बिलीरुबिन यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज, अनदर नेम फॉर दिस एंजाइम इज द बिलीरुबिन यूडीटी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड। और बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड फॉर्म ऑफ द बिलीरुबिन इज़ डैट फॉर्म विच इज़ सॉल्युबल इन द वाटर। सो बॉडी उसको क्या करती है, बॉडी बाइल के अंदर सिक्रीट कर देती है। ये तो हमारे पास बेसिक मैकेनिज़्म किस तरीके हमारे पास बिलीरुबिन बन रही होती है। अब देखें यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि सीनेसेंट आरबीसीज थे, नंबर 1, नंबर 2 मैक्रोफेजेस ने क्या किया, इनको अपटेक किया। अब लीवर ने इनको क्या किया, लीवर ने, अब देखें कि ये जो इस ये वाली स्टेज जो है यहाँ पे बिलीरुबिन बनी है, जिस बिलीरुबिन के साथ ग्लूकोरोनिक एसिड नहीं ना लगा होता उसे कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और जिसके साथ लग जाता है बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड फॉर्म है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ओनली द डिफरेंस प्रेजेंस इन द प्रोसेस ऑफ द कॉन्जुगेशन, those bilirubin molecules who undergoes the process of the conjugation known as the conjugated bilirubin। सादा लफ्ज़ों में जिस बिलीरुबिन के साथ ग्लूकोरोनिक एसिड नहीं लगा होगा उसे कहेंगे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस इजीली कर सकती है। फॉर एग्जांपल क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है। और जो बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड है वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल है और वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो सकती है। जो बिलीरुबिन है खाली अनकॉन्जुगेटेड, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकती। प्लीज़ रिमेंबर, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कैन नॉट एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी, ओनली द कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज़ द फॉर्म ऑफ द बिलीरुबिन दैट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे पास लीवर ने कहाँ पे डाल दिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आगे जाके देता हूँ कि लीवर ने हमारे पास उसको सिक्रीट कर दिया कहाँ पे, बाइल के अंदर। अब बाइल क्या चीज़ है, ये देखें, ये आपका दरमियान में राइट साइड ऑफ द बॉडी अगर आप चलें तो
राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ऑर्गन आपके पास रखा है जिसे कहते हैं लीवर। लीवर के अंदर से एक डक्ट निकल रही होती है, उसे कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। उसके साथ ये गॉल ब्लैडर पड़ा है, इस पूरी जो ग्रीन वाली डक्ट है ना इसके कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये एक जो है लीवर जो है ये बाइल बनाता है। बाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये जो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, प्लीज़ रिमेंबर ये सवाल पूछा जाता है कि बाइल पिगमेंट्स क्या हैं। बाइल सॉल्ट्स एक अलहदा चीज़ हैं जो लिपिड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। होप सो आपने लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया हो तो वहाँ पे बाइल सॉल्ट्स का जिक्र है, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल कोलिक एसिड, चीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, टारोकोलिक एसिड, और हमारे पास ये टारो चीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ये बाइल सॉल्ट्स हैं, लेकिन ये बाइल एसिड्स हैं या बाइल सॉल्ट्स हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास बाइल पिगमेंट्स है ना, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर नोन एज द बाइल पिगमेंट्स। तो होता क्या है कि लीवर जो है वो बाइल बनाता है। बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, बाइल एसिड्स भी होते हैं, बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। होप सो आपने लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा हुआ, नहीं तो बस इतना ही याद रखें कि लीवर कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं बाइल, और उस बाइल के अंदर ये जनाब बिलीरुबिन सिक्रीट होकर कहाँ पे आ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ कि ओल्ड आरबीसी थे वो हमारे पास आपको बताया 85% ऑफ द हीम प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, मैक्रोफेज वाला डिग्रेडेशन वाला सिस्टम मैंने आपको सारा बता दिया, उन्होंने बिलीरुबिन बना दी। वो बिलीरुबिन जो है वो कॉन्जुगेट हुई वो एल्ब्यूमिन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होगी लीवर के पास। अब लीवर ने क्या किया कि लीवर ने उसके साथ ग्लूकोरोनिक एसिड लगा दिया और उसको बिलीरुबिन डाईग्लूकुरोनाइड के अंदर चेंज कर दिया। सो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जिसे हम कहते हैं वो सिक्रीट होगी कहाँ पे, लीवर के से हमारे पास बाइल के ज़रिए कहाँ पे सिक्रीट हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। थ्रू द लीवर इट इज़ सिक्रेटेड इनटू द बाइल, और बाइल की डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो डक्ट ने ओपनिंग कर दी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते होता क्या है, ये आपने सारे स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके नंबर लिखे हैं इसी तरीके आपने इसको पढ़ लेना है। मैं आपको कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जैसे ही हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर आती है, सो व्हाट हैपन, हमारे पास यहाँ पे गट के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर ह्यूमन बॉडी विच आर पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी जिस्म में बनाए हैं जो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। फॉर एग्जांपल जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उसके ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो वो क्या करते हैं कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर से जो वो ग्लूकोरोनिक एसिड होता है उसको रिमूव कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग बिलीरुबिन रह जाती है ना, उसे हम कहते हैं यूरोबिलिनोजिन। यूरोबिलिनोजिन ये यहाँ पे कहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, हाँ ये 6 पे सबसे आखिर में लफ्ज़ पढ़ें आपको नाम आ जाएगा, और ये भी लिखा हुआ है यूरोबिलिनोजिन कहते हैं। अब यूरोबिलिनोजिन एक फॉर्म ऐसी है बिलीरुबिन के जो इंटेस्टाइन में आ गई है, और वो बनी किस तरीके है कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन थी, बैक्टीरिया ने उसको ऊपर एक्ट किया है और क्या किया है उसके अंदर से ग्लूकोरोनिक एसिड को रिमूव कर दिया है। और ग्लूकोरोनिक एसिड को रिमूव होने की वजह से हमारे पास जो रिमेनिंग बिलीरुबिन रह गई है उसे क्या कहते हैं, यूरोबिलिनोजिन। अब जो यूरोबिलिनोजिन है आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारे पास स्टमक को जितने भी एब्डोमिनल विजराज हैं उनको जो ब्लड जाता है वो जाता तो है क्या कहते हैं आर्टरीज के ज़रिए जाता है और वापस आता है वेंस के ज़रिए। लेकिन ये बात आपने याद रखना है, इसकी जो वेंस होती हैं एब्डोमिनल ब्लड की, ये डायरेक्टली हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं ओपन होती, यानी इन्फीरियर वेना केवा में ओपन नहीं होती। होता क्या है असल में कि ये जो जितना आपका ब्लड होता है ना इंटेस्टाइन का, ये सारा हमारे पास पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर के पास जाता है। तो कुछ जो यूरोबिलिनोजिन है वो दोबारा ब्लड के ज़रिए दोबारा लीवर के पास चली जाती है। इसको कहते हैं इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन, यानी इंटेरो इस्तेमाल करते हैं इंटेस्टाइन के लिए, हिपैटिक मतलब लीवर के लिए, और सर्कुलेशन मतलब इसका गर्दिश करना, तो इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन इसे कहते हैं। ये जो हमारे पास उन्होंने क्या कहते हैं 8वें पे एरो लगाया हुआ है, ठीक है, नहीं 7 पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये सम ऑफ द यूरोबिलिनोजिन इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द गट एंड एंटर्स द पोर्टल ब्लड। अब हमारे पास होता क्या है कि वो पोर्टल ब्लड के ज़रिए लीवर के पास चले गई हैं। अब लीवर के पास जो ब्लड पहुंचा है आपको पता है कि ये वेस्ट मटेरियल है, तो लीवर बड़ा चालाक है, वो क्या करता है कि जो वेस्ट मटेरियल आया होता है उसको दोबारा इंटेस्टाइन में भेज देता है। एक
तरीका तो ये है ना कि बाइल सबसे पहले होता क्या है कि असल में आता बाइल के ज़रिए ही ना इंटेस्टाइन के अंदर बिलीरुबिन आ जाते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाइल के अंदर नहीं सिक्रीट होती, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है बिकॉज सॉल्युबल सब्सटेंसेस हमारे पास सिक्रीट होती हैं। अब जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन थी ना, उसके ऊपर बैक्टीरिया ने एक्ट किया, इजंट इट। सो व्हाट हैपन्स, वो कन्वर्ट हो गई यूरोबिलिनोजिन के अंदर। अब यूरोबिलिनोजिन जो है वो इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के ज़रिए दोबारा लीवर के पास चली गई, लीवर ने उसको दोबारा सिक्रीट कर दिया इंटेस्टाइन के अंदर। ये बस आपने इतना सारा समझना है। सेकेंड ईयर में जब इंशाअल्लाह यू विल लर्न अबाउट द पोर्टल सर्कुलेशन, तब आपको सही में समझ आएगा, बिकॉज अभी आपने वो आर्टरीज, वेन्स और कनेक्शंस नहीं पढ़े हुए, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन मैंने बड़ा इजी किया है कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स का ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाता, सिंपल, वो लीवर के पास पहले जाता है। वो क्यों जाता है? वो इस वजह से जाता है बिकॉज हम खाने से जो चीज़ें टॉक्सिक खाते हैं तो वो डायरेक्टली हार्ट के ऊपर या पूरी बॉडी में ना फैल जाए, वो लीवर के पास डिटॉक्सिफिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, तो लीवर उसको इनकाउंटर कर सके। इस वजह से जो इंटेस्टाइन का ब्लड है वो डायरेक्टली जाता है हमारे पास कहाँ पे? लीवर के पास। अब ये जो यूरोबिलिनोजिन हमारे पास बन गई थी, यही उसी ब्लड के अंदर, उसी ब्लड के ज़रिए हमारे पास कहाँ पे चली गई? लीवर के पास। लीवर ने उसको दोबारा हमारे पास कहाँ पे सिक्रीट कर दिया? इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हमारे पास इसे कहते हैं इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। अब आगे चलें। अब ये तो था कि यूरोबिलिनोजिन जो है वो कुछ जो है इंटेरोपैटिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो गई। अब कुछ यूरोबिलिनोजिन के ऊपर अगेन हमारे पास कुछ बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो उसको स्टरकोबिलिनोजिन के अंदर चेंज कर देते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि यूरोबिलिनोजिन जो है वो स्टरकोबिलिन के अंदर चेंज हो जाती है अंडर द एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अब ये जो स्टरकोबिलिन है ये आपके फीसिस जो हैं उसको क्या कलर देती है? ब्राउन कलर देती है। आपके फीसिस में द ब्राउन कलर इन द फीसिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टरकोबिलिन इन द फीसिस। सो ये तो हमारे पास हो गई यहाँ पे बात। अब जो कुछ यहाँ पे अगर देखें, ये जो यू को ऊपर आप गौर करें कि कुछ जो यूरोबिलिनोजिन है वो एस्केप कर जाती है इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन को और वो सिस्टेमिक ब्लड में इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब कि आंतों से जो खून था, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड था वो गया लीवर के पास। लीवर ने जितनी उसके पास कैपेसिटी थी उसने अपनी अतुल इम्कान कोशिश की कि यार मैं सारी यूरोबिलिनोजिन दोबारा इंटेस्टाइन में दे दूं, लेकिन कुछ जो थी वो एस्केप कर गई और वो दोबारा कहाँ पे चली गई? वो ब्लड के ज़रिए हार्ट के पास चली गई। हार्ट ने वो जो यूरोबिलिनोजिन थी वो दे दी किडनीज़ को। अब जो किडनीज़ हैं उन्होंने वो यूरोबिलिनोजिन जो है उसको कन्वर्ट किया यूरोबिलिन के अंदर, और यूरोबिलिन हमारे पास उन्होंने सिक्रीट कर दी यूरन के अंदर। अब यूरन को जो येलो कलर आता है, बेसिकली दिस इज़ द कलर ऑफ द यूरोबिलिन। तो ये सारा मैकेनिज़्म है किस तरीके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एफिशिएंटली वेस्टेज को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज बिलीरुबिन एंड द बिलीवर्डिन आर द बाइल पिगमेंट्स दैट आर वेस्ट, ह्यूमन वेस्टेज आ गए। सो ये हमारे पास बॉडी में किसी सूरत भी नहीं चाहिए, तो अल्लाह ने इस तरीके इनको डिफरेंट मैकेनिज़्म से गुजार के क्या किया कि इसको बॉडी से निकाल दिया। थोड़ा बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि सिनेसेट आरबीसीज जो थे वो डिग्रेड हुए, हीमोग्लोबिन रिलीज़ हुई, मैक्रोफेजेज ने उसको अपटेक किया, फिर वो सर्कुलेशन में उन्होंने बिलीरुबिन बनाई, बिलीरुबिन सर्कुलेशन में आई तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर गई ताकि वो सर्कुलेट कर सके। वो फिर एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन कम्प्लेक्स लीवर के पास आया, लीवर ने उसको कॉन्जुगेशन किया, कॉन्जुगेट करके कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाइल के अंदर सिक्रीट किया। बाइल के अंदर जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन थी इंटेस्टाइन में आई, वहाँ पर बैक्टीरिया ने एक्ट किया, उसके अंदर से ग्लूकुरोनिक एसिड को रिमूव कर लिया, और ग्लूकुरोनिक एसिड को जब हमारे पास रिमूव किया तो पीछे बच गई यूरोबिलिनोजिन। अब यूरोबिलिनोजिन कुछ इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होगी, कुछ जो है यूरोबिलिनोजिन वो यूरोबिलिनोजिन कन्वर्ट होगी स्टरकोबिलिन में, जिसकी वजह से फीसिस का कलर ब्राउन हो गया, और कुछ यूरोबिलिनोजिन थी वो ब्लड के अंदर चली गई और ब्लड के ज़रिए वो किडनीज़ के पास चली गई। किडनीज़ ने हमारे पास क्या किया कि उसको यूरोबिलिन में चेंज कर दिया, और यूरोबिलिन जो थी वो हमारे पास सिक्रीट हो जाती है यूरन के अंदर, और यूरन को येलो कलर देती है। सिर्फ इतना आपने ये डायग्राम अगर आपको याद है तो थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ ही याद है, ठीक है। ये हमारे पास थी हीम डिग्रेडेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एंड द प्रोडक्शन ऑफ द बिलीरुबिन एंड आल्सो द एक्सक्रीशन ऑफ द बिलीरुबिन। सो अब हम पढ़ते हैं जॉन्डस, जो हमारे पास इधर का लास्ट टॉपिक है।
जॉन्डस बेसिकली क्या है? जॉन्डस ये है जो आप आंखें सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह जब डॉक्टर बनेंगे देखेंगे कि जॉन्डस बेसिकली येलो कलर ऑफ द स्किन, नेल बेड्स एंड सक्लीरा। ये जो आपको वाइट पोर्शन आई के अंदर नज़र आ रहा होता है ना, इसे कहते हैं सक्लीरा, वाइट्स ऑफ द आइज़। तो हमारे पास जॉन्डस क्यों होता है? बिकॉज इस वाइटिश पोर्शन के अंदर क्या होता है कि येलो कलर का जो पिगमेंट है, बिलीरुबिन है, वो हमारे पास जब होता तो इसका रेड टू ऑरेंज कलर है, लेकिन जब ये सक्लीरा के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होता है इसका लेवल ज़्यादा होने की वजह से, तो क्या होता है कि ये अपना सम वट येलो कलर शो करता है। असल में मुझे तो कभी ऐसे कलर का ऐसे तरीके का येलो कलर तो कभी मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन सम वट मिलता जुलता इससे आपको अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आपको पता लग जाता है कि यार ये जो पेशेंट है इसको जॉन्डस हुआ है। अब ये याद रखना है कि जॉन्डस हमारे पास कोई ये जो जॉन्डस है ये डिज़ीज़ नहीं है, ये सिम्टम है अंडरलाइंग डिज़ीज़ का। सिम्टम कहते हैं उस चीज़ को जो पेशेंट आपको बताए उसे कहते हैं सिम्टम, ठीक है। और जो आप देखें पेशेंट के अंदर तो उसे कहते हैं साइन। सो व्हाट द पेशेंट टेल्स to the doctor it is known as symptom, and the what the doctor seen in the patient is known as a साइन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा ही है, मरीज़ आपको आके बताए डॉक्टर साहब मुझे दर्द होता है, तो पेन क्या है? एक सिम्टम है, पेन बीमारी नहीं है, ठीक है। पेन एक क्या है? सिम्टम है। उसने आपको बताया डॉक्टर साहब मुझे ये मुझे दाएं हाथ में दर्द होता है, ठीक है। आपने क्या किया? उसके दाएं हाथ पे प्रेशर डाला। अगर उसको प्रेशर की वजह से दर्द होता है तो आप उसे कहेंगे कि ये साइन है, और इस साइन को हम कहते हैं टेंडरनेस। आप उसके कोई भी जो बता रहा है, क्लेम कर रहा है कि यार मुझे इधर दर्द है, आप उस एरिया पे हाथ रखते हैं और अगर वो पेशेंट दर्द महसूस करे तो आप कहते हैं कि इसको टेंडरनेस है। तो पेन एक क्या हो गया कि सिम्टम हो गया, और टेंडरनेस हमारे पास क्या है कि व्हेन यू टच द इनफेक्ट when you touch the affected area the patient feels the pain, this is known as a tenderness। so patient को tenderness है, ये साइन है। similar to that कि जॉन्डस जो है वो एक सिम्टम है, इट इज़ अ सिम्टम नॉट अ डिज़ीज़। प्लीज़ रिमेंबर वाइवा में जब आप ये ब्लंडर मारते हैं कि जॉन्डस डिज़ीज़ है तो वो उधर ही काम ख़राब हो जाता है, उसका मतलब है आपको कुछ पता ही नहीं है, लेना देना ही मेडिकल से नहीं है। तो जॉन्डस एक सिम्टम है ऑफ एन अंडरलाइंग डिसऑर्डर। होता क्यों है? ड्यू टू द हाइपरबिलिरुबिनीमिया द बिलिरुबिन डिपॉजिट्स इन द whites of the eyes, so it leads to the yellow discoloration of the skin, nail beds and the sclera of the eyes। this condition is known as jaundice, ठीक है। जो नॉर्मल बिलिरुबिन के लेवल की बात करें तो हमारे पास कितनी बिलिरुबिन होती है? हमारे पास लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होता है, और जॉन्डस हमें कब देखने को मिलता है? 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर हमारे पास जॉन्डस देखने को मिलता है, ठीक है। अब जॉन्डस की जो हमारे पास होती हैं लीवर के अंदर, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो पीछे हमने लीवर देखा है, कहाँ पे गया ये जो लीवर है इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार सलाहियतें रखी हैं। नॉर्मल जो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन होती है वो 300 मिलीग्राम पर डे होती है, बट द लीवर हैव द कैपेबिलिटी टू कॉन्जुगेट द 3000 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। इतनी ज़्यादा सलाहियत है, लेकिन जब भी कोई अब नॉर्मेलिटी होगी ज़ाहिर बात है कि वो देखते हैं हम क्या हो सकता है। ये देखिए आप अब भी ये जो जॉन्डस है इसकी हमारे पास, ठीक है, जॉन्डस की हमारे पास असल में 3 टाइप्स हैं। कौन सा जॉन्डस है? एक होता है हमारे पास प्री हिपैटिक जॉन्डस, एक होता है हमारे पास हिपैटिक जॉन्डस और हिपैटोसेलुलर जॉन्डस, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस या जिसे पोस्ट हिपैटिक जॉन्डस कहते हैं, ठीक है। प्री हिपैटिक जॉन्डस का मतलब है कि लीवर से पहले कोई मसला है। फॉर एग्जांपल उस पेशेंट के अंदर सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो सकती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है। यार एक बात बताऊं माजरत के साथ, प्लीज़ सॉरी, आपको ये एंजाइम अभी रट्टा लगाना पड़ेंगे, बिकॉज सेकंड ईयर में जब आओगे ना ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से पढ़ाई जाएगी, लेकिन अगर अभी फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर आपको वो डिटेल दी जाए तो वो आपके साथ ज़्यादती है, बिकॉज इतनी डिटेल की आपको फर्स्ट ईयर में ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी हो, फॉर एग्जांपल ये जो नाम लिए हैं ये याद कर लें आप, ठीक है। थैलेसीमिया का तो आपको पता है, सिकल सेल एनीमिया का भी पता है। ये प्रोटीन का जब आप चैप्टर पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे आपको सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया जाता है, थैलेसीमिया भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी आपने याद करनी है, G6PD डेफिशिएंसी और पायरुवेट काइनेज को आपने याद करना है। 2 आपको चीज़ें याद करनी पड़नी है और 2 रट्टा लगानी पड़नी है। तो ये क्या कहते हैं आपने खुद ही करना है कि अगर प्री हिपैटिक जॉन्डस है तो क्या है कि लीवर से पहले कोई मसला है, ठीक है। यही वाली खोल लेते हैं।
अब देखिए लीवर से पहले क्या मसला हो सकता है, आरबीसीज़ की ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ तो आरबीसीज़ की ब्रेक डाउन इन्फेक्शंस में ज़्यादा होती है, G6PD की डेफिशिएंसी में होती है, डैट इज़ अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। पायरुवेट काइनेज एंजाइम डेफिशिएंसी में होती है, सिकल सेल एनीमिया में होती है। तो जब बहुत ज़्यादा मैसिव आरबीसीज़ की ब्रेक डाउन हो रही होगी तो बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगी। जब बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगी तो बहुत ज़्यादा आएगी मैक्रोफेज के पास, और मैक्रोफेज जो है उसको भेज देंगे एल्ब्यूमिन के ज़रिए कहाँ पे, लीवर के पास। अब जो लीवर है, लीवर हमारे पास इसकी एक आपको बताया अपर लिमिट है 3000 मिलीग्राम पर डे तक ये कॉन्जुगेट कर सकता है। अब जो ये कॉन्जुगेट नहीं करेगा तब क्या होगा, जो बिलीरुबिन है उसका लेवल ज़ाहिर बात है कि ब्लड के अंदर हाई रहेगा। अब जब हाई रहेगा तो उसको कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर मतलब हाई बिलीरुबिन, बिलीरुबिनीमिया ब्लड। अब मैं कम्बिनेशन में बोलूँ तो परेशान नहीं होना, डैट इज़ अ हाइपर बिलीरुबिनीमिया। सो आपको तोड़ के भी बता दिया कि हाइपर मतलब हाई बिलीरुबिन, बिलीरुबिनी, और ईमिया मतलब ब्लड, तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया उसे कहते हैं। अब देखें आपके अंदाजे में कौन सी बिलीरुबिन की फॉर्म ज़्यादा ब्लड में होगी, वही होगी जो कॉन्जुगेट नहीं हुई। जो कॉन्जुगेट होगी वो तो लीवर एक्सक्रीट कर देगा, जो नहीं कॉन्जुगेट हुई वो प्लाज्मा में ज़्यादा होगी। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस का हमें क्या पता लगा कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस अगर होगा पेशेंट के अंदर तो आपने ये रिस्क फैक्टर्स देखने हैं लाजमी। उसको पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी तो नहीं, उसको G6PD डेफिशिएंसी तो नहीं, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं, इन्फेक्शंस तो नहीं, थैलेसीमिया तो नहीं, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने फिर रूल आउट करनी होती हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री टेस्ट की वजह से, ठीक है। यहाँ आपको उसकी एज से पता लग जाता है। अगर बच्चा है तो आपको पता लग जाएगा कि यार इसमें कोई इंजाइमेटिक डेफिशिएंसी है। इंजाइम डेफिशिएंसी क्या होता है, कंजेनिटल होती है, बाय बर्थ होती है, ठीक है। इन्फेक्शंस हैं, कोई बड़ी एज का उम्र है, बड़ी एज का बंदा है उसके अंदर है तो आपको पता लगेगा यार कोई इन्फेक्शन इसके साथ चल रहा है। तो इस तरीके प्री हेपेटिक जॉन्डिस में हमारे पास क्या हुआ कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा होती है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि जो बिलीरुबिन जो है वो कॉन्जुगेट नहीं होगी, वो ब्लड में रहेगी, ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा, यूरिन का कलर बड़ा डार्क होता है। यूरिन का कलर डार्क क्यों होता है, क्योंकि अब नॉर्मली तो 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास बिलीरुबिन जा रही थी, ठीक है। पेशेंट की ज़ाहिर बात है जॉन्डिस में आइज़ और नेल बेड्स और सक्लीरा हमारे पास जो है वो क्या होंगे कि येलो ही होंगे। अब नॉर्मली हमारे पास क्या हो रहा था, 300 मिलीग्राम पर डे हमारे पास बिलीरुबिन बनी थी। लेकिन जब इतनी ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई, मैसिव बिलीरुबिन बनेगी तो बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी तो यूरिन के अंदर यूरोबिलिन भी ज़्यादा होगी। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस में एक तो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है, यूरोबिलिन की वजह से। तो ये हमारे पास हो गए प्री हेपेटिक जॉन्डिस। अब जो अब क्लिनिकली एक बात आपको बताऊँ ना तो आपको ज़्यादा डिमार्केशन नहीं मिलेगी। पेशेंट को हो सकता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा मसाइल हो, उसकी एंजाइम भी डेफिशिएंसी हो, उसको ऊपर से इन्फेक्शन भी हुआ हो, क्या पता उसका लीवर भी ख़राब हो। तो ये आपने फिर आपकी स्किल्स यहाँ पे काम करती हैं कि आपने कॉज लोकेट करनी है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद माय पेशेंट, कि मेरा पेशेंट के साथ असल में मसला क्या चल रहा है, ठीक है। हमेशा कॉज को ढूंढे, वजह को ढूंढे, क्या हो रहा है, बीमारी क्यों है, ठीक है। जब आप क्यों के ऊपर पहुंच जाएंगे ना, ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। करेक्ट डायग्नोसिस इज़ हाफ द ट्रीटमेंट। सही तशखीस आधा इलाज है, ठीक है। तो अगर आप अच्छा तरीके से डायग्नोसिस करेंगे, पेशेंट की बीमारी पे पहुंच जाएंगे तो इजीली आपका मैनेज करना पेशेंट को इजीली हो जाएगा। अब देखते हैं कि हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है। यही जो आपको बताया, देखें लीवर का क्या काम था, बिलीरुबिन की अपटेक करना। तो जब हेपाटाइटिस होगा, हेपाटाइटिस A B C या कोई अदर हमारे पास लीवर अबनॉर्मेलिटीज़, लीवर सिरोसिस हो गए हैं, क्रोनिक अल्कोहलिज्म का पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है कि लीवर क्या कह रहा था, बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन कर रहा था। तो बिलीरुबिन की क्या हो सकता है कि कॉन्जुगेशन जो है वो उसकी कैपेबिलिटी ख़राब हो सकती है। अब जो बिलीरुबिन जो है, मैं एक पीछे बहुत ही बात एक इम्पोर्टेंट, चलो मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया कि बिलीरुबिन जो है लीवर के अंदर एक होती है अपटेक करना, ये लीवर का एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है लीवर का कि बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करना, दो हो गए। तीसरा ये है इस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को फिर बाइल में सिक्रीट भी करना। तो ये इसके 3 फंक्शन आ गए लीवर के। क्या क्या, एक तो इसने बिलीरुबिन को अपटेक किया एल्ब्यूमिन से, नंबर 1, नंबर दूसरा कॉन्जुगेशन किया।
और बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड की फॉर्म बन गई तो इसने दोबारा इसको बाइल में सिक्रीट किया। अब जो बाइल में सिक्रीट करने का मैकेनिज़्म है ना, सर्टन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो इसको लीवर से सेल से बाहर बाइल में फेंकती हैं। पहले बाइल के नालिकुलाई में आती है, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट और फिर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये भी इन्वॉल्व होती हैं इसकी सिक्रीशन के अंदर। अब फ़र्ज़ कर लें लीवर के साथ कोई मसला है, तो लीवर के साथ कोई मसला है तो हमारे पास क्या क्या मिल सकता है। हो सकता है लीवर कम कॉन्जुगेट करे तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है लीवर जो है वो कॉन्जुगेट बिल्कुल ही ना करे। ठीक है, या हो सकता है लीवर कुछ कॉन्जुगेट करे और कुछ ना करे। इसके अंदर आप कुछ कह नहीं सकते कि मैं अगर क्लिनिकली आपको बात बताऊं तो आप इसके अंदर कोई डिटरमिन नहीं कर सकते कि यार अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा होगी या कॉन्जुगेटेड ज़्यादा होगी। इसका बेहतर हल है LFTs, दैट इज़ अ लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर किसी को भी कोई भी लीवर रिलेटेड मसला होगा तो ALA और ASA, अमाइनो लेवुलिनिक एसिड, क्या उसका नाम था, सॉरी, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज ALT और AST, दो लीवर के एक बहुत स्पेसिफिक इंजाइम्स हैं। डैट इज़ द एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, उसे कहते हैं ALT, डैट, और सेकंड वन को हमारे पास कहते हैं AST, डैट इज़ द एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, अब ये याद रखना है कि एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज या इसका दूसरा नाम है एलानिन ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, एलानिन ट्रांसअमाइनेज कहते हैं या एलानिन हमारे पास क्या कहते हैं, अमाइनो ट्रांसफरेज कहते हैं। एक एंजाइम के दो नाम है। ठीक है, और दूसरा कौन सा एंजाइम बताया है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज या एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम आ गया। तो ये बातें आपने याद रखनी है। जब भी लीवर का कोई मसला होगा तो आपने LFT, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि माय पेशेंट मे बी हैव लीवर डिजीज़, सो आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन लिख के देंगे LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लो, उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। तो जब LFT अगर उसका ख़राब है तो ज़ाहिरी बात है कि अब जो जॉन्डिस हो रहा है वो लीवर की वजह से हो रहा है। या तो वो लीवर अपटेक नहीं कर रहा, या तो लीवर कॉन्जुगेट नहीं सही तरीके से कर पा रहा, या तो क्या कहते हैं वो उसको सिक्रीट नहीं कर पा रहा। तो अब तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा मिल सकता है, कॉन्जुगेटेड का भी मिल सकता है, और हमारे पास क्या हो सकता है कि पेल कलर और क्ले कलर स्टूल भी हमारे पास मिल सकते हैं। तो ये तो थी लीवर की कहानी। अब आगे चलते हैं। अब लीवर के बाद कोई मसला बन गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको ग्रीन कलर की एक डक्ट सारी नज़र आ रही है, इंटेस्टाइन में खुल रही है, अगर इस डक्ट के अंदर कोई स्टोन आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गॉल स्टोन आ गया है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है किसी ट्यूमर की वजह से, तो क्या होगा कि ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ट्यूमर की वजह से। साथ ही इंशाल्लाह यू विल व्हेन यू विल इन द सेकंड ईयर यू विल रीड अबाउट द पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के हेड का ट्यूमर हो ना तो वो इस डक्ट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और एनी अदर कार्सिनोमा, बहुत बड़ा कार्सिनोमा एब्डोमेन के अंदर, तो वो भी डक्ट को ब्लॉक कर सकता है। कोई स्टोन आ जाए तब भी डक्ट ब्लॉक हो सकती है। तो जब डक्ट ब्लॉक होगी तो क्या होगा कि पीछे से कॉन्जुगेशन तो हो रही है, लीवर तो कर रहा है, लेकिन क्या होगा कि आगे बिलिरुबिन जो है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रही। तब इसके अंदर क्या क्या हाल मार्क्स मिलेंगे। जो ब्राउन कलर स्टूल का होता है, मैंने आपको बताया था, वो किसकी वजह से होता है, स्टरकॉबिलिन की वजह से होता है। अब स्टरकॉबिलिन हमारे पास फीसिस में नहीं है, तो फीसिस जो है वो स्टे कलर के या क्ले कलर का स्टूल आपको मिलेगा। नंबर एक बात। दूसरा, इंटेस्टाइन में आके यूरोबिलिनोजिन बनती है। अब इंटेस्टाइन में जब वो आ ही नहीं रही बिलिरुबिन, तो हमारे पास होगा क्या कि यूरोबिलिनोजिन भी नहीं बनेगी और आपको यूरन के अंदर हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मिलेगी। वो कॉन्जुगेटेड क्यों मिलेगी उसकी रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे आपको यूरोबिलिनोजिन नहीं मिलेगी, कहाँ पे, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, बिकॉज बिलिरुबिन इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं रही, तो बैक्टीरिया उसको प्रोटेक्ट कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये एक रीज़न आ गई। नंबर दूसरा, क्ले कलर और पेल कलर स्टूल्स आ गए, दो हो गए। नंबर तीसरा आपने याद रखना है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो फिर सिक्रीट होने लग जाएगी यूरन के अंदर। ठीक है, उसको हम यूरन का कलर डार्क होगा, बड़ा ज़्यादा डार्क होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो वहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास रीगर्गिटेट का मतलब होता है दोबारा वापस की तरफ मुड़ेगी ब्लड के अंदर, ब्लड के ज़रिए किडनी के पास जाएगी, किडनी से हमारे पास वो दोबारा यूरन के अंदर सिक्रीट हो गई। लेकिन इस वक्त जब वो होगी बिलिरुबिन, उसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है,
तो ये तो थी हमारे पास बातें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस में आपको क्या पता लगा कि आपने देखना है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल उसके अंदर बहुत ज़्यादा राइज होगा। दूसरा, यूरन बहुत ज़्यादा डार्क होगा, यूरोबिलिन का लेवल यूरन के अंदर ज़्यादा होगा। तीसरा, आपने याद रखना है कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस में पेशेंट को LFT नॉर्मल होंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा एक कंडीशन एक वक्त में हो सकती है, ये भी जो है आपने ना पॉसिबिलिटी हमेशा ज़िंदगी में याद रखनी है कि मेडिकल में एक से ज़्यादा कंडीशन होना बहुत कॉमन बात है। आइसोलेटेड कोई भी बीमारी ऐसे नहीं चलती, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो हेपेटिक जॉन्डिस था उसमें क्या फंक्शन थे कि उसके अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ज़्यादा हो सकती है, अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकती है, पेल और क्ले कलर स्टूल भी मिल सकते हैं, एंड LFT उसके अंदर जो मेन हॉल मार्क है उसमें LFT डीरेंजमेंट्स मिलेंगी। एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज या एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज का लेवल ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मली हमारे पास इन एंजाइम का लेवल लेस देन 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मिले तो आपको पता लग जाएगा यहाँ तो लीवर अपटेक नहीं कर रहा बिलिरुबिन की, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, यहाँ सिक्रीशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपने हमेशा ज़िंदगी में याद रखनी है। और हेपेटिक जॉन्डिस होने की वजह से और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस की अगर मैं बात करूं तो आपको बताया है कि यहाँ तो कार्सिनोमा हो सकता है, हेड ऑफ द पैनक्रियास का ट्यूमर हो सकता है, या हमारे पास क्या है कि बाइल डक्ट जो है वो गॉल स्टोन्स की वजह से, जो गॉल ब्लैडर आपने सुना होगा कि पित्ते की पत्थरी बन गई, तो गॉल ब्लैडर को उर्दू में कहा जाता है पित्ता, और अगर उसके अंदर स्टोन हो जाए तो उसे कहते हैं पित्ते की पत्थरी। तो गॉल स्टोन इज़ आल्सो नोन एज, जो अभी मैंने आपको बताया। तो अगर गॉल स्टोन में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ जाएँ तो वो स्टोन्स लॉज हो सकते हैं डक्ट के अंदर, जिसकी वजह से डक्ट बिकम ब्लॉक्ड। सो व्हाट हैपन्स, द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन नॉट गेट एक्सेस टू द इंटेस्टाइन। सो व्हाट हैपन्स, जब वो एक्सेस नहीं होगा तो यूरोबिलिनोजिन नहीं बनेगी। तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में एक तो क्ले कलर्ड और हमारे पास पेल कलर स्टूल्स आ गए, नंबर 1। नंबर दूसरी आपने याद रखना है कि यूरोबिलिनोजिन एब्सेंट होगी, और हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरन के अंदर मिल रही होगी। और चौथी बात आपने याद रखना है कि पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया और नोजिया लाइक फीलिंग्स उसको महसूस होती हैं। ये बातें हमने याद रखनी। एनोरेक्सिया कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना, ठीक है। और नोजिया कहते हैं उसको प्रोड्रोम ऑफ द वोमिटिंग जैसी फीलिंग्स आएगी, अब्डोमिनल पेन होगी और उसका वेट लॉस भी होगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है इसको हम किस तरीके डायग्नोस कर सकते हैं, इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो एक तो LFT करा लिया, दूसरा अल्ट्रासाउंड करवा लिया, तीसरा आपने क्या कराना है कि CBC करवा लेनी है, सॉरी आपने उसका CBC भी करवा लें तो अच्छा, आपको RBCs और हीमोग्लोबिन का लेवल पता लगता रहेगा। और आपने क्या कराना है कि उसके अंदर बिलिरुबिन चेक करवानी है। अब बिलिरुबिन का आपको बताया, बिलिरुबिन की लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल लेवल होता है, और उसके अंदर से भी 0.2 to 0.4 ग्राम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है, 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ये वैल्यूज़ वाइवा में पूछी जाती हैं। आई रिपीट, ये वैल्यूज़ वाइवा में पूछी जाती हैं। ये पूरा टॉपिक 4 सफ़ों का तो है, लेकिन नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा इम्प्लाई होता है क्लिनिकल साइड के ऊपर भी। तो आपको वैल्यूज़ पेट याद होनी चाहिए। नॉर्मली लेस दैन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टोटल बिलिरुबिन, उस टोटल के अंदर से जो कॉन्जुगेटेड होती है वो 0.2 to 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो अनकॉन्जुगेटेड होती है वो 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये बातें आपको पता लग गई। अब जॉन्डिस का दिखता है 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे मिलता है। एक और बात मैंने यहाँ पे करनी है कि मैं 3-4 कंडीशन, 1 2 3 4, हाँ 4 कंडीशन है। अगर हमारे पास ये बिलिरुबिन के जो लीवर के पास कॉन्जुगेशन करने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, ये लॉस हो सकती है। एक सिंड्रोम है जिसके अंदर, उसको कहते हैं क्रिजलर नेजर सिंड्रोम। सो क्रिजलर CRIGLERNAJJAR, क्रिजलर नेजर सिंड्रोम। अब इसकी 2 फॉर्म्स है, क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 1 एंड, ये सर नईम का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। 4 इससे रिलेटेड अबनॉर्मेलिटीज़ हैं लीवर से, वो आपने लाजमी याद रखनी है। एक है क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 1, क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 2, डिमिन जॉनसन सिंड्रोम 3 एंड द नंबर 4 इज़ अ गिलबर्ट सिंड्रोम। तो ये 4 चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल भी पूछ सकते हैं और इंटरनल भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने सर नईम से अच्छे नंबर लेने हैं तो टिप ये है कि अच्छा पढ़ें, ठीक है। तो ताकि वो मुश्किल फिर सवाल पूछते हैं, अगर आपने उनका जवाब दे दिया तो वो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर देते हैं।
अब देखें कि जो क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 1 है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो बिलीरुबिन यूजीटी एंजाइम होता है इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो होता क्या है कि बिलीरुबिन कॉन्जुगेट ही नहीं होती। अब बिलीरुबिन कॉन्जुगेट नहीं होगी तो सिक्रीट कर सकेगा लीवर? नहीं, तो जॉन्डस हमें मिलेगा। और इन पेशेंट्स की डेथ अर्ली टू 1 to 2 ईयर्स ऑफ द लाइफ के अंदर ही हमारे पास क्या होती है कि इनकी डेथ हो जाती है। और ये जो क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 1 है इसको कंजेनिटल नॉन हिमोलिटिक जॉन्डस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो ये कंजेनिटल का मतलब आ गया है पैदाइशी, नॉन हिमोलिटिक जॉन्डस का मतलब ये है कि इसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि हमें मिलता है प्री हीपैटिक जॉन्डस के अंदर। और प्री हीपैटिक जॉन्डस को हिमोलिटिक जॉन्डस भी कहते हैं। तो प्री हीपैटिक जॉन्डस या हिमोलिटिक जॉन्डस में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा मिलता है। तो आपने ये याद रखना है कि क्रिजलर नेजर सिंड्रोम में भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा मिलता है, इस वजह से इसे कहा जाता है। लेकिन इसमें क्रिजलर नेजर सिंड्रोम में आरबीसीज की हिमोलिसिस नहीं होती, बल्कि मसला कहाँ पे चल रहा है? लीवर के पास। लीवर उसके साथ लीवर का फंक्शन हमारे पास LFT नॉर्मल ही होंगे, लेकिन इस एंजाइम की कमी होगी जिसकी वजह से बिलीरुबिन कॉन्जुगेट नहीं हो सकेगी। तो बिलीरुबिन फिर दोबारा ब्लड में ही रहेगी। तो ज़ाहिर बात है क्या होगा कि जब ब्लड में रहेगी तो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और इन क्रिजलर नेजर सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं 1 to 2 ईयर ऑफ द लाइफ के अंदर ही बच्चा जो है वो फोत हो जाता है। ये बातें हमने याद रखनी है। ओनली जो पॉसिबल ऑप्शन है वो है लीवर ट्रांसप्लांट करवा लो तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो 14 घंटे की थेरेपी 24 घंटे में देनी पड़ती है हर रोज़, 14 hours per day for the whole life because congenital abnormalities are not treated by the medication। तो हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस्म का जो बिलीरुबिन है उसको क्लियर करते रहें। दूसरी बात हमारे पास क्या आ जाती है? क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 2। अब जो क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 1 है, अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 ग्लूकुरोनिक एसिड के मॉलिक्यूल बिलीरुबिन के साथ मिलते हैं। लेकिन क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 2 के अंदर क्या होता है कि एंजाइम जो होता है वो समहाउ फंक्शनल होता है और कुछ थोड़ा सारा डिसरेंज होता है कि वो एक मॉलिक्यूल तो ऐड करवा देता है लेकिन दूसरा नहीं ऐड करवा सकता। तो ये लेस वेट डिजीज़ है और पेशेंट इसके अंदर सर्वाइव करने के चांस हमारे पास ज़्यादा होते हैं पेशेंट के अंदर। ये तो होगी क्रिजलर नेजर सिंड्रोम। अब हमारे पास आ जाते हैं डिबिन जॉनसन सिंड्रोम। अब डिबिन जॉनसन सिंड्रोम मैंने आपको बताया था कि बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड आर सीक्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स इनटू द बाइल्स, और इफ दीज प्रोटीन्स आर डिफेक्टिव और नॉट प्रेजेंट सो द बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल। सो व्हाट हैपन्स? इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द सिंड्रोम नोन एज द डिबिन जॉनसन सिंड्रोम। अगर हिपैटोसाइट से बाइल के अंदर बिलीरुबिन सिक्रीट नहीं हो रही तो उस सिंड्रोम को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं डिबिन जॉनसन सिंड्रोम। लास्ट में क्या रह गया? गिलबर्ट सिंड्रोम। अब सिंड्रोम डिजीज़ हमारे पास कोई एक अलहदा एक खाली जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं डिजीज़। डिजीज़ हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज इन द बॉडी डैट इज़ हार्मफुल। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डिजीज़, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज इन द बॉडी डैट इज़ हार्मफुल। लेकिन जब हमारे पास सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम हमारे पास कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ द डिजीज़ इज़ नोन एज सिंड्रोम, कि एक से ज़्यादा एक वक्त में मसले होना उसे हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। अब गिलबर्ट सिंड्रोम जो है उसके अंदर हमारे पास क्या मसला आता है कि डिबिन जॉनसन सिंड्रोम में और भी मसले होते हैं, लेकिन प्राइमरीली आपने सिर्फ ये प्रोटीन वाला लाजमी याद रखना है। ठीक है। जो गिलबर्ट सिंड्रोम है उसमें यहाँ तो हो सकता है कि बिलीरुबिन जो है वो अपटेक ही ना हो, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ये है कि बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन ना प्रॉपर हो, और नंबर तीसरी बात ये है कि बिलीरुबिन जो है वो बाइल के अंदर स्क्रीट ना हो सकती हो, जिसे कहते हैं डिक्रीज हिपैटिक क्लियरेंस। तो पहला क्या काम है? डिक्रीज अपटेक ऑफ द बिलीरुबिन बाय द लीवर। Number 1, decrease hepatic clearance of the bilirubin. Number 3, decrease conjugation of the bilirubin. So these 3 things are under the heading of the Gilbert syndrome. तो मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दी हैं, सॉरी चारों, क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 1, क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 2, डिबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड द गिलबर्ट सिंड्रोम। ये यहाँ पे लिपनकॉट में नहीं लिखा, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में ये ना इलेबोरेट करके लिख दूँ। आपने वहाँ से देखना है और अपनी कॉपीज़ में ना ये लिपनकॉट के ऊपर ही लिख लेना है, कोई और बुक नहीं पढ़नी। लिपनकॉट इज़ गुड, लिपनकॉट इज़ सफिशिएंट, बस ये बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब हमारे पास आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिखाया हुआ है कि अगर हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होता है कि बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगी।
कुछ हद तक तो लीवर जो है उसको कॉन्जुगेट करेगा, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगा। देखें बिलीरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड है वो लेवल उसका ज़्यादा हो गया है, लेवल ज़्यादा हो गया। इस जॉन्डस को प्री हेपेटिक जॉन्डस या हेमोलिटिक जॉन्डस भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड पे देखें, दूसरी साइड पे देखिए हमारे पास ये नियोनेट का उन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर ग्लूकोरोनिक एसिड की ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है उसकी कैपेबिलिटी कम हो, वो कॉन्जुगेट ना ठीक तरीके से कर सकता हो, तब क्या होता है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल फिर ज़्यादा हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास नियोनेटल जॉन्डस के अंदर ये कंडीशन मिल रही होती है कि नियोनेट जो न्यू बॉर्न पैदा होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हर चीज़ नॉर्मल होती है, सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके इंजाइम्स को फंक्शनल होते होते ना 4 वीक्स लग जाते हैं। उस 4 वीक के दौरान उसको जॉन्डस होता है, इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डस कहते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपने सारी ज़िंदगी याद रखनी है कि एक हफ्ते तक जो पेशेंट को, 1 महीने तक जो नियोनेट को जॉन्डस हो रहा होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डस होता है, लेकिन इसकी भी क्रॉस कट वैल्यूज़ हैं। अगर एक ख़ास हद से बिलीरुबिन ज़्यादा चाहे तो वो कर्निक्टरस काज कर सकती है, तो हम उसको मोनीटर कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं। बेसिकली नियोनेटल जॉन्डस को समझने के लिए सिर्फ आपने ये चीज़ समझनी है। अगर आप देखें कि ब्लू या पर्पलिश लाइन है, ये देखें फुल टर्म बेबीज़ हैं। फुल टर्म बेबीज़ के अंदर भी 60% ऑफ द फुल टर्म बेबीज़ के अंदर भी बिलीरुबिन, यूरिडिन, डाइफॉस्फेट, ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज या बिलीरुबिन यूजीटी का लेवल या एक्टिविटी कम होती है। देखें कि 30 डेज़ के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक्टिविटी हमारे पास नॉर्मल लेवल पे आती है, तो उस टाइम तक हमारे पास क्या होगा, बिलीरुबिन कॉन्जुगेट नहीं होगी, लीवर से कॉन्जुगेशन नहीं होगी, तो वो बॉडी से स्क्रीट आउट भी नहीं हो सकेगी। तो होता क्या कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा। अब मसला एक है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर्स एंड डिपॉजिट्स इनटू द बेसल गैंग्लिया, द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द टॉक्सिक इनकेफेलोपैथी दैट इज करेक्टरिस्टिकली नोन एज द कर्निक्टरस। एक डिजीज़ है जिसे कहते हैं कर्निक्टरस। ये मैंने वैसे अभी इंग्लिश में सारा बता तो दिया है, एक दफ़ा फिर मैं आपकी आसानी के लिए रिवाइज़ करवा देता हूँ कि जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है ना, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तो वहाँ पे ब्लड डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होने लग जाती है और न्यूरॉन्स की डेथ कॉज करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास होता क्या है कि न्यू बॉर्न जो होता है वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, कर्निक्टरस। इसको बचाना होता है। आप अपनी सलाहियतों को यूज़ करके बच्चे को देखें कि उसकी जो मेम्ब्रेन्स है वो येलो तो नहीं हो रही, स्क्लीरा देखें, उसके नेल बेड्स देखें। अगर आपको येलो हो रहा है आप फ़ौरन बिलीरुबिन करवा लें। अगर वो एक ख़तरनाक लिमिट से तक नहीं पहुंचा हुआ, तब आपको पता होना चाहिए कि नियोनेट के अंदर जॉन्डस होता ही होता है, लेकिन उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डस, क्योंकि एक्टिविटी दोबारा अपने नॉर्मल लेवल पे 30 दिनों में आ जाती है। लेकिन अगर उसका बहुत ज़्यादा कोई मसला बना हुआ है तब आपने इंटरवीन करना है। फॉर एग्जांपल प्री मैच्योर बेबीज़ का आपने सारी ज़िंदगी याद रखना है कि प्री मैच्योर बेबीज़ जो होते हैं उनके अंदर नॉर्मल जो फुल टर्म बेबीज़ होते हैं उससे भी कई गुना कम एक्टिविटी होती है, तो उनके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा होने का खदशा होता है और कर्निक्टरस की वजह से ब्रेन डैमेज होने का खदशा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर उसको डायग्नोस करते हैं और उसकी जो नियोनेट की बिलीरुबिन है उसको एक्सक्रीट करने के लिए कुछ इकदाम उठाते हैं। वो आगे देखेंगे कि हमारे पास फोटोथेरेपी हम इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड, तो ब्लू लाइट फ्लोरेसेंट थेरेपी हम इस्तेमाल करते हैं, वो आगे जाके देखते हैं। यही सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास बिलीरुबिन, यूरिडिन, डाइफॉस्फेट, ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कम होगी तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा। क्यों होगा, सारा मैकेनिज़्म बता दिया है। और उसको प्रिवेंट करना है बच्चों के अंदर, बिकॉज नॉर्मली हमारे पास एल्ब्यूमिन की जो कैपेसिटी होती है ना, जो अपने साथ वो कैरी कर सकती है, वो 15 to 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इससे ज़्यादा हो जाए तो ज़ाहिर बात है वो सारी कहाँ पे जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहाँ पे कर्निक्टरस डिजीज़ कॉज करेगी। तो इस वजह से उसको डायग्नोज इस तरीके करके बचाना होता है हमने। और न्यू बॉर्न को किस तरीके बचाएंगे ये आपको पता लग रहा है कि फ़ोटोथेरेपी हम देते हैं नियोनेटल जॉन्डस में। ये ब्लू कलर की लाइट होती है, ये करती क्या है कि बिलीरुबिन लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जब ये
फ्लोरेसेंट लाइट डलती है ना, तब हमारे पास क्या होता है कि बिलीरुबिन जो है ना वो ऐसे कंपाउंड्स में आइसोमर्स उसके टूट के बन जाते हैं कि वो ना यूरिन के अंदर स्क्रीट आउट हो जाती है। तो बेशक बिलीरुबिन कॉन्जुगेट नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि वो बिलीरुबिन स्क्रीट आउट हो जाती है बिकॉज वो सॉल्युबल आइसोमर्स बन जाते हैं। ये है उसका ट्रीटमेंट। एक ही ट्रीटमेंट है कि यहाँ तो आप उसको ना वो ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट लगा दें, ये इस तरीके का आपने हॉस्पिटल्स में इनकाउंटर आपका कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो बेसिकली वो ये इसका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल कम लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि कर्निक्टरस से बच्चे को बचा सकें। सेकंड थिंग इज़ डैट कि हमारे पास बिलीरुबिन का लेवल किस तरीके मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक पूरा हो गया है। सिर्फ यहाँ पे आपने थ्योरी लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई दफ़ा सर नहीं बड़ी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसमें से ये है कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल हम किस तरीके मेजर करते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल भी होगा प्रॉबेबली। तो क्या होता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इस तरीके मेजर करते हैं कि एक रिएक्शन है वैन डेनबर्ग रिएक्शन, उसके अंदर रिएजेंट यूज़ करते हैं डायाजोटिजाइड सल्फेनिलिक एसिड। अब ये डायाजोटिजाइड सल्फेनिलिक एसिड है, ये बिलीरुबिन के साथ कंबाइन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे कहते हैं उस प्रोडक्ट का हमारे पास नाम क्या था, एज़िडोपायरोल्स। हाँ यही था, एज़िडोपायरोल्स उसे कहते हैं। याद आ गया, एज़ोडीपायरोल्स आ गए। सो AZODIPYROLAS आ गया। सो एज़ोडीपायरोल्स हम कहते हैं कि व्हेन द डायजोडिजाइड सल्फेनिलिक एसिड रिएक्ट करता है ना बिलीरुबिन के साथ, तो वो कुछ पायरोल रिलेटेड एज़ोडीपायरोल्स कंपाउंड्स बनते हैं। अब इन कंपाउंड्स को क्लोरीमेट्रिकली चेक करके हम पता कर लेते हैं कि बिलीरुबिन का लेवल कितने हैं। लेकिन इस टेक्निक से हमारे पास क्या पता लगता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल पता लगता है। लेकिन इस टेक्निक से किस प्रोटीन का बिलीरुबिन का लेवल पता लगता है, टोटल बिलीरुबिन का। और उसके अंदर भी हमारे पास आपने याद रखना है हमारे पास कि सिर्फ अगर आप एक ट्यूब लें, पेशेंट का सीरम लें, मतलब ब्लड लें, और वो जो है वो उसके अंदर डाल दें, तो ये जो डायाजोटिजाइड सल्फेनिलिक एसिड है वो रिएक्ट करता है उसके साथ और एज़िडोपायरोल्स बनाता है। और वो जो होता है वो हमारे पास रिएक्ट करके क्या रेड एज़िडोपायरोल्स जब बनते हैं तो वो उनको क्लोरीमेट्रिकली चेक कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास क्या मिलता है, हमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल हमें इससे मेजर हो जाता है। बिकॉज सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ना वो इस डायजोटिजाइड सल्फेनिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। लेकिन हमें पता है हमने अनकॉन्जुगेटेड किस तरीके निकालेंगे। इस वजह से क्या किया उस बंदे ने कि उसने क्या किया कि हमारे पास एक ना कंपाउंड डाल दिया मीथानोल एक कंपाउंड था, उसने वो ना एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ऊपर से अब सीरम डाला। फिर उसने नोटिस किया कि हमारे पास अब इस बारी जो थी वो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों ही हमारे पास रिएक्ट कर गई रिएजेंट के साथ। लेकिन पहले वाले केस के अंदर क्या था कि ये मीथानोल कंपाउंड नहीं डाला था, मीथानोल एक अल्कोहल है, तो ये कंपाउंड हमने नहीं डाला था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो थी वो रिएक्ट की थी। लेकिन अब जब मीथानोल डाला एक्वस सोल्यूशन के अंदर तो दोनों बिलीरुबिन रिएक्ट कर गई हैं। अब सिंपल मैथमेटिकल रूल है कि डायरेक्ट बिलीरुबिन भी पता लग गई, आपको टोटल बिलीरुबिन भी पता लग गई, तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट के अंदर, टोटल के अंदर से डायरेक्ट को माइनस करें तो जाहिर बात है कि अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन आपको पता लग जाएगी। इस तरीके हम क्या करते हैं कि बिलीरुबिन का लेवल लैब्स में मेजर करते हैं। अब नॉर्मल जो ह्यूमन प्लाज्मा होता है, बिकॉज बिलीरुबिन जो कॉन्जुगेटेड होती है वो इजीली एक्सक्रीटेबल फॉर्म में होती है, तो नॉर्मल प्लाज्मा में अप्रॉक्सीमेटली 4% सिर्फ जो बिलीरुबिन होती है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होती है, बाकी सारी जो होती है इनडायरेक्ट होती है, यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीम डिग्रेडेशन, फॉर्मेशन ऑफ द बिलीरुबिन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बिलीरुबिन आउट ऑफ द बॉडी, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द जॉन्डिस। सो प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हिपैटोसेलुलर, हिपैटिक जॉन्डिस, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, और फिर हमने नियोनेट का भी डिस्कस कर लिया, क्रीगल नेचर सिंड्रोम 1, 2, गिलबर्ट सिंड्रोम, डिबिन जॉनसन सिंड्रोम और कर्निक्टरस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।